नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाए रखना किसी भी देश की विदेश नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही तय करता है कि कोई देश अपनी घरेलू राजनीति और विकास पर कितना ध्यान दे सकेगा। मसलन अगर आपका जो पड़ोसी देश है वो आक्रामक है तो आपका सारा समय उससे निपटने में ही निकल जाएगा और आप अपनी घरेलू राजनीति और विकास पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। यही कारण है कि दुनिया भर के देश अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए तमाम तरह की नीतियां लागू करते हैं और उनके साथ संधियां करते हैं। भारत ने भी इस संबंध में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाया है। इस पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के संबंधों को और बेहतर करना है। भारत के जो राजनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं उन्हें और बेहतर बनाना है। इसी पॉलिसी के तहत हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर गए हैं। आज इस वीडियो में हम इसी दौरे की बात करेंगे। साथ ही वीडियो के माध्यम से भारत और नेपाल के से संबंधित जो तमाम पहलू हैं उन पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इस वीडियो में हम किन बिंदुओं की बात करने वाले हैं इस पर एक बार संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, यानी न्यूज़ क्या है इस बात को समझेंगे। इसके बाद जो मौजूदा यात्रा है भारतीय प्रधानमंत्री की, उस यात्रा के महत्व को जानेंगे। साथ ही भारत नेपाल के जो संबंध हैं उन संबंधों को समझेंगे, उसके एक ओवरव्यू को जानेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच जो सहयोग के क्षेत्र हैं जहां दोनों देश कोऑपरेशन कर रहे हैं उन सहयोग के क्षेत्रों पर भी बात करेंगे। नेपाल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जानेंगे और साथ ही दोनों देशों के बीच जो विवाद मौजूद हैं उन विवादों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंत में निष्कर्ष के तौर पर कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और इसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं, यानी आज की खबर न्यूज़ क्या है। आज की खबर हमारी इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर है पीएम मोदी टू विजिट लुम्बिनी ऑन मंडे, इंडिया टू बिल्ड ऑन शेयर्ड हेरिटेज विद नेपाल। यानी भारतीय प्रधानमंत्री लुम्बिनी की यात्रा पर हैं, नेपाल की यात्रा पर हैं और भारत दोनों देशों की जो साझा विरासत है उसको और ज़्यादा बढ़ाने, उस पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लुम्बिनी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और भारतीय प्रधानमंत्री जो नेपाल की यात्रा कर रहे हैं वो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यात्रा कर रहे हैं। इस लिहाज से ये पूरी यात्रा, भारत में बौद्ध धर्म के लिहाज से ये पूरी यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों देशों की जो सांस्कृतिक साझा विरासत है उसके लिए यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस यात्रा के महत्व पर बात कर लेते हैं, यानी भारतीय प्रधानमंत्री जो नेपाल की यात्रा पर हैं इस यात्रा का क्या महत्व है, खासतौर पर भारत के रणनीतिक लिहाज से। तो इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य सॉफ्ट पावर को, खासतौर पर जो भारत की जो दोनों देशों की सांस्कृतिक साझा विरासत है, मुख्य तौर पर जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर उस सॉफ्ट पावर को दोनों देशों के संबंधों के केंद्र में लाना है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इस केंद्र को भारत के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा विकसित किया गया है। यह केंद्र इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इससे पहले अमेरिका, चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और थाईलैंड जैसे देश पहले ही लुम्बिनी में अपने इस तरह के केंद्र स्थापित कर चुके हैं। इस तरह से जो नया केंद्र स्थापित किया गया है वो लुम्बिनी यानी नेपाल में भारत की औपचारिक उपस्थिति को चिन्हित करता है, औपचारिक उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री की पूरी यात्रा है वो दोनों देशों को संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध बीते कुछ समय से काफ़ी तनातनी में चल रहे हैं, काफ़ी संघर्षपूर्ण चल रहे हैं, काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं। अब दोनों देशों के संबंधों की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी माना जाता है नेपाल। नेपाल भारत की राजनीति के लिहाज से, भारत की विदेश नीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की वजह से ही भारत की विदेश नीति में हमेशा से नेपाल को एक विशेष स्थान दिया जाता रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर एक साझा विरासत भी मौजूद है। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध की जन्मस्थली यानी लुम्बिनी नेपाल में मौजूद है, वहीं भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। इसके अलावा हिंदू धर्म के लिहाज से भी दोनों देश एक साझा विरासत साझा करते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। तो इस लिहाज से भी दोनों देश काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक ओपन बॉर्डर भी मौजूद है, यानी दोनों देशों के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में बिना किसी अवरोध के आ जा सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो सीमा क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के संबंधों को रोटी बेटी के संबंध के रूप में भी परिभाषित किया जाता है।
नेपाल के कई लोग अपने काम के लिए भारत में आते हैं, रोज़गार के लिए भारत में आते हैं, और भारत के कई लोग नेपाल में जाते हैं। इसके अलावा अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर के गांव हैं, वहाँ पर लोग एक दूसरे के क्षेत्र में शादी भी करते हैं। इसी वजह से दोनों देशों के संबंधों को रोटी बेटी के संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन दोनों देशों के संबंधों की जो आधिकारिक शुरुआत हुई थी वो 1950 की शांति और मित्रता संधि के माध्यम से हुई थी। यही संधि है जो दोनों देशों के संबंधों का आधार मानी जाती है, उसकी नींव मानी जाती है। इस संधि का प्राथमिक उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई देशों के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना था। इस संधि में प्रावधान किया गया था कि वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही की जाएगी, यानी दोनों देश के जो नागरिक हैं वस्तुओं और सेवाओं को बिना किसी बाधा के एक दूसरे के क्षेत्र में ले जा सकेंगे। इसके अलावा इस संधि के मुताबिक निवास, संपत्ति और व्यवसाय के मामले में दोनों देशों के नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। साथ ही नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की भी सुविधा दी गई थी संधि के माध्यम से। तो ये संधि दोनों देशों के संबंधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं उन सहयोग के क्षेत्रों की जिसमें दोनों देश कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आर्थिक सहयोग की करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में क्या सहयोग है? तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार माना जाता है। इसके अलावा भारत विदेशी निवेश का भी सबसे बड़ा स्रोत है नेपाल के लिए, यानी नेपाल में तमाम देशों द्वारा जो भी निवेश किया जाता है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारत की होती है। 2017-18 के आंकड़ों को देखें तो दोनों देशों के बीच लगभग 6.82 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसमें से लगभग भारत का जो निर्यात था वो 6.38 बिलियन डॉलर के आसपास था, और भारत का जो आयात था वो 437 मिलियन डॉलर के आसपास था। इसी आंकड़े को देखते हुए कई जो जानकार हैं वो इस पूरे व्यापार को भारत के लिहाज से काफ़ी झुका हुआ बताते हैं। उनका मानना है कि ये जो व्यापार होता है वो भारत के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन नेपाल को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। नेपाल को इसके कारण व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर अक्सर भारत की आलोचना भी होती रहती है। अब कनेक्टिविटी के सहयोग की बात करें तो हम जानते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है। ये 3 ओर से तो भारत से घिरा हुआ है, जबकि चौथे ओर से तिब्बत से घिरा हुआ है जिस पर चीन का कब्जा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को लेकर कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, और इन्हीं प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर दोनों देशों के बीच काठमांडू को रक्सौल, जो कि बिहार में स्थित है, जिससे जोड़ने के लिए एक समझौता भी किया गया था। इस समझौते के तहत नेपाल की राजधानी काठमांडू को बिहार यानी रक्सौल से जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिक रेल लिंक की बात की गई थी। ये तो हुआ कनेक्टिविटी सहयोग। अब रक्षा सहयोग की बात कर लेते हैं। तो नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय सेना द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है। भारतीय सेना नेपाल के सैनिकों को उपकरण प्रदान करती है, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसके अलावा साल 2011 के बाद से ही दोनों देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है सूर्य किरण। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल सहयोग को बढ़ाने के लिए, यानी लोगों से लोगों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास के हिस्से के तौर पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के तौर पर 2014 में दोनों देशों के बीच 3 सिस्टर एग्रीमेंट किया गया था। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य था कि दोनों देशों के जो सांस्कृतिक और धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण शहर हैं उन्हें आपस में जोड़ा जाए। इस समझौते के तहत काठमांडू को वाराणसी से, लुम्बिनी को बोधगया से और जनकपुर को अयोध्या से जोड़ने की बात की गई थी। तो ये तो हुआ सांस्कृतिक सहयोग। अब बात करते हैं कि नेपाल क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नेपाल को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हमने बात की कि नेपाल 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है, जबकि एक ओर से तिब्बत से घिरा हुआ है जिस पर चीन का कब्जा है। तो ऐसे में अगर चीन भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है या कोई भी संभावित आक्रमण होता है तो उसके ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक बफर स्टेट के रूप में काम कर सकता है, भारत को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा नेपाल से कई नदियों का उद्गम होता है जो कि भारत की नदी जल प्रणाली और जल विद्युत क्षमताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए बागमती नदी का उद्गम नेपाल से होता है और ये बिहार के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा नेपाल में कई हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थल मौजूद हैं जो कि भारत में जो बौद्ध और हिंदू अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उदाहरण के लिए काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर मौजूद है जो कि भारत के में हिंदू धर्म के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, ये तो बात हुई कि नेपाल भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच क्या क्या विवाद मौजूद हैं। तो दोनों देशों के बीच लगभग 1880 किलोमीटर की मुक्त सीमा मौजूद है, यानी यहाँ से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के क्षेत्र में जा सकता है। दोनों देशों के बीच लगभग 98% सीमा क्षेत्र पर कोई भी विवाद नहीं है, यानी दोनों देशों की सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। लेकिन दोनों देशों के बीच
370 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जिसको लेकर विवाद मौजूद है। इस क्षेत्र में लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पुयाधुरा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। लिपुलेख दर्रे के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यही दर्रा उत्तराखंड को चीन के तिब्बत से जोड़ता है, तो इस लिहाज से ये दर्रा, रणनीतिक लिहाज से ये दर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस पूरे विवाद की शुरुआत 2019 में तब हुई जब भारत सरकार ने कश्मीर के विभाजन के बाद अपना नया नक्शा जारी किया गया। इस नए नक्शे में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग क्षेत्र के रूप में दर्शाया। साथ ही भारत सरकार ने अपने नए नक्शे में इन 3 विवादित क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद एक बार फिर नए सिरे से सामने आया। इसके बाद अपने प्रतिशोध के तौर पर, रिटेलिएशन के तौर पर नेपाल ने भी एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के तौर पर दर्शाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच विवाद एक बार फिर नए सिरे से सामने आया। अब एक बार इस पूरे क्षेत्र के नक्शे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड है यानी भारत का हिस्सा, यहाँ पर नेपाल है और ये चीन है यानी तिब्बत वाला क्षेत्र, और ये ट्राई जंक्शन पर मौजूद है ऑरेंज कलर में, ये विवादित क्षेत्र। तो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र जो है रणनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लेकर भी काफ़ी विवाद होता रहा है। 2017 में नेपाल ने इस इनिशिएटिव में हिस्सेदारी ली थी। नेपाल इस जो पहल है उसमें शामिल हुआ था। भारत ने उस समय नेपाल पर काफ़ी दबाव बनाया था कि वो इस पहल में शामिल ना हो। यही कारण है कि कई जानकार भारत पर नेपाल की घरेलू राजनीति और विदेश नीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते रहे हैं। और अक्सर ये जो नेपाल के जानकार हैं वो कहते हैं कि भारत एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, जबकि नेपाल को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे की राह की बात कर लेते हैं, यानी कुछ निष्कर्ष के बिंदुओं की बात कर लेते हैं। भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच कई मतभेद मौजूद हैं, कई क्षेत्रों में मतभेद मौजूद हैं, लेकिन ये मतभेद इतने बड़े नहीं हैं कि इनको हल न किया जा सके। इन्हें आसानी से हल किया जा सकता है और जल्द ही इन पर कोई न कोई कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अलावा 1950 की जो शांति और मित्रता संधि है, उस संधि को दोनों देशों के संबंधों का आधार माना जाता है, वहाँ की नींव माना जाता है। लेकिन कई जानकार, खासतौर पर नेपाल के जानकार, ये आरोप लगाते हैं कि ये संधि भारत को अनुचित लाभ प्रदान करती है। ऐसे में ज़रूरी है कि मौजूदा बदलती परिस्थितियों के अनुसार इस संधि को अपडेट किया जाए, इसमें कुछ बदलाव किए जाएं और दोनों देशों को इक्वली रखा जाए। इसके अलावा भारत और नेपाल के पीपल टू पीपल संबंध काफ़ी बेहतर हैं। दोनों देशों के जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ब्लॉकेज के जा सकते हैं। लेकिन कई जानकार अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि भारत और नेपाल की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध काफ़ी बेहतर नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि पीपल टू पीपल संबंध के साथ साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। समग्र तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों देशों की एक दूसरे पर जो निर्भरता है वो संबंधों को बेहतर बनाने की कुंजी है। ऐसे में ज़रूरी है कि दोनों देश एक दूसरे के महत्व को समझें और एक दूसरे को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनाएं, और ऐसा केवल कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से ही संभव है। चलिए, अब ये तो हुआ इस पूरे विषय का विश्लेषण। अब एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि तेज़ी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत नेपाल संबंधों की दशा और दिशा पर चर्चा कीजिए। यानी जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, जो जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप है, वो तेज़ी से बदल रहा है। जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है उस पर नेपाल का प्रभाव तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत और नेपाल के संबंधों की क्या मौजूदा स्थिति है, क्या दशा है, और ये दशा, ये जो स्थिति है वो आगे जाकर क्या मोड़ ले सकती है, आपको इस बात पर चर्चा करनी है। आप 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से तमाम पहलुओं को जिन पर बात की गई है उसे समझने में मदद मिलेगी, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।